आज हम कवर करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे आयुर्वेद में आमवात के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? आर्थराइटिस का मतलब हम पहले समझते हैं, इसका मतलब है क्या। आइटिस यानी तो नॉर्मली क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, बट आर्थर हम किसको बोलते हैं? जॉइंट्स को, यानी जॉइंट्स में होने वाला इन्फ्लामेशन और बहुत लंबे समय तक चल रहा हो, क्रोनिक हो और खुद की बॉडी द्वारा जनित है, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज characterized by inflammatory arthritis and extra articular involvement। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि सिस्टमिक यानी पूरे होल बॉडी में, पूरे होल सिस्टम में, जो बॉडी का पूरा सिस्टम है उसमें क्या होता है, खुद का जो इम्यून सिस्टम रहता है वो बॉडी के अगेंस्ट क्या बनाने लग जाता है? एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। ठीक है, जो फिर क्या करता है? एक तो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन करता है, ठीक है, और जो अदर जॉइंट्स के मतलब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट यानी जॉइंट्स के अलावा जो दूसरी चीजें हैं उनको भी क्या करता है? इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई? रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसे बोलते हैं जो पूरे होल बॉडी में, पूरे होल सिस्टम में क्या करता है, जो खुद का इम्यून सिस्टम रहता है वो एंटीबॉडीज जनरेट करता है खुद की बॉडी के अगेंस्ट। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, जो फिर क्या करता है? जॉइंट्स को मेनली क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है, और जो जॉइंट्स के अलावा दूसरी भी चीजें हैं उनको भी क्या करता है? इन्वॉल्व करता है। इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कोज्ड इन many cases by interaction between genes and environmental factors that primarily affect synovial joints। ठीक है, मेनली इसका रीजन वैसे जेनेटिक बोल सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर इडियोपैथिक रीजन रहता है, बट हाँ कभी कभार क्या रहता है, जीन्स और एनवायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनका इंटरेक्शन होने की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। मेनली कहाँ पर होता है? साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल है क्या? साइनोवियल एक तरीके से जो जॉइंट्स रहते हैं ना, उनके बीच में एक फ्लूइड रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? साइनोवियल जॉइंट। तो ऐसा इंटरेक्शन जीन्स और एनवायरमेंट का, जिससे क्या हुआ कि जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनमें क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हुआ। ठीक है, और मेनली ये सबसे पहले जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो स्मॉल जॉइंट्स को लेता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी छोटे जॉइंट से शुरुआत होती है। इट टिपिकली स्टार्ट्स इन अ स्मॉल पेरिफेरल जॉइंट्स एंड इज यूजुअली सिमेट्रिकल प्रोग्रेस टू प्रॉक्सिमल जॉइंट्स। ठीक है, अब मेन बात दो चीजें हमें याद रखने की, एक तो क्या कि शुरुआत में कहाँ से होता है? स्मॉल जॉइंट से शुरुआत होता है। ठीक है, पेरिफेरल यानी जो पहले खुद के पास के जॉइंट्स है, ये वाला पार्ट हुआ, ये सारे डिस्टल जॉइंट्स में आते हैं। ये पास वाला जॉइंट है तो पेरिफेरल जॉइंट हुआ। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है। दो क्या है कि एक तो स्मॉल छोटे जोड़ों से शुरू होगा और साथ में दोनों हाथ में होगा, मतलब सिमेट्रिकल होगा, और प्रोग्रेस भी क्या करेगा? सिमेट्रिकल करेगा। ऐसा नहीं कि एक हाथ में हुआ तो एक हाथ के हिसाब में प्रोग्रेस कर रहा है, दोनों हाथ में होगा और दोनों के हाथों के जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें साथ में प्रोग्रेस करेगा। इट टिपिकली स्टार्ट्स इन स्मॉल पेरिफेरल जॉइंट्स एंड इट इज यूजुअली सिमेट्रिकल प्रोग्रेस टू प्रॉक्सिमल जॉइंट्स। ठीक है, वही स्टार्ट इन स्मॉल जॉइंट्स और सिमेट्रिकल रहता है। ये दो चीजें याद रखने की। मेन आती है इसकी इटियोलॉजी। पहला तो वही है जेनेटिक फैक्टर क्या है। मेनली एक जीन रहता है, उसके अंदर एक एलील पाया जाता है, पार्ट रहता है HLA-DR-B1। अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो जो बॉडी है वो जॉइंट्स के अगेंस्ट क्या करती है? ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी शुरू करती है। तो एक तो हमें क्या है ध्यान रखना है? HLA-DR-B1 को जेनेटिक बेसिस पे हमने क्या बताया कि हाँ इसकी वजह से हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, इसमें म्यूटेशन आने की वजह से, या कोई एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है, इन्फेक्शन हो गया यहाँ, या फिर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हुआ। ठीक है, ये तो मेन दो हुए कि भाई हाँ एक जेनेटिक बेसिस पे हुआ है या फिर एनवायरमेंटल बेसिस पे हुआ, जो इस चीज को क्या कर सकते हैं? प्रोवोक कर सकते हैं। अब हम सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं? मेनली तो कॉमन से एनोरेक्सिया होगा, मतलब जो पेशेंट रहेगा उसको भूख बहुत कम लगेगी, फटिक थका रहेगा, वीकनेस होगी। पॉली अर्थराइटिस मतलब बहुत सारे जो जोड़ हैं, पॉली यानी बहुत सारे, अर्थ यानी जॉइंट्स, राइटिस यानी इन्फ्लामेशन। एक तो बहुत सारे जॉइंट्स में क्या होगा? इन्फ्लामेशन रहेगा और उसमें पेन होगा। ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी, जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट हो जाएगा और जॉइंट में क्या रहेगा? पेन होगा और
अकड़न होगी, स्टिफनेस होगी। ये क्या आएंगे मेनली इसके सिम्टम्स है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। अब आते हैं आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, ठीक है, जो मेनली हम जॉइंट्स में देखने को हमें मिलेगा। आर्टिकुलर यानी वही जो जॉइंट्स की जो चीजें रहेंगी वो हम इसमें क्या क्या देखते हैं। एक तो सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रहा, ये चीज हमें ध्यान रखनी कि हाँ सिमेट्रिकल होता है, मतलब दोनों हाथ की मेन वही जोड़ों पे क्या होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, उन दोनों जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस वही ऐठन रहेगी, टेंडरनेस रहेगी। जो जॉइंट का जितना नॉर्मल मूवमेंट होता है उतना होगा नहीं, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लिमिटेड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, डिक्रीजेस ROM, रेंज ऑफ मोशन, मतलब जितना पैर हम उठाते हैं नॉर्मली उसका वही रेंज ऑफ मोशन है कि भाई कितना ज्यादा वो अपना पैर उठा पाता है व्यक्ति नॉर्मली। बट अगर वो नहीं उठा पा रहा है, उससे उसका कम हो गया है कि हाँ इस लिमिट तक की वो अपना पैर उठा सकता है, तो उसमें क्या है कि उसकी डिक्रीज हो गया क्या, रेंज ऑफ मोशन। मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी मोर देन 1 आवर। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो रहता है उसमें भी आपको मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं, 1 घंटे से कम देखने को मिलती है। इसमें आपको मॉर्निंग स्टिफनेस लगभग 1 घंटे से ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और सबसे पहले वही स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। 2 चीजें हमें मेन ध्यान रखनी है, तो स्मॉल जॉइंट्स और सिमेट्रिकल रहता है, ठीक है। टार्सल्स हुए, टार्सल्स हुए, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हुए, रिस्ट हुए या फिर एंकल जॉइंट हुआ। टार्सल्स, मेटाटार्सल, कार्पल्स। टार्सल वही जो पैरों की जो बोन्स रहती हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स हुए। इंटरफेरेंजियस ये वाली जो जॉइंट्स हुए, ठीक है। या फिर रिस्ट या फिर एंकल जॉइंट्स को क्या करता है, मेनली ये इन्वॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे जॉइंट्स हैं, फिर धीरे धीरे ये लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। अब इसमें डिफॉर्मिटीज क्या क्या आती हैं, ठीक है। पहले डिफॉर्मिटी है स्प्लिंडिंग ऑफ फिंगर्स। अब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, जो फिंगर रहती है हमारी उसके बीच में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। इस वाले जॉइंट में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में स्वेलिंग हुई, ठीक है। अब पहले बात तो ये समझें कि प्रॉक्सिमल है क्या, डिस्टल क्या है। डिस्टल यानी आप एक तरीके से ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दूरी, कोई जॉइंट कितना दूर है तो मतलब सबसे ज्यादा दूर ये वाला जॉइंट है, तो ये डिस्टल हुआ, ये डिस्टल हुआ। और ये वाले हमारे क्या है, शरीर के पास में है, तो ये क्या हुए, प्रॉक्सिमल हुए, ठीक है। तो मेनली इस जॉइंट में क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोल दिया कि भाई प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में क्या हुई, स्वेलिंग हुई, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, स्प्लिंडिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। इसमें दोनों जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। अब इसमें क्या रहता है, जो उंगली रहती है वो ऐसी हो जाती है, मतलब ये वाली दोनों सही रहेंगी, जो ऊपर वाला जॉइंट है वो ऐसा हल्का सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन से हम क्या समझते हैं कि एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड होना, ठीक है। तो ये पूरी अभी एक्सटेंड है, ठीक है, एक्सटेंशन हो रखा है इसका। तो मेनली ये दोनों जॉइंट्स का एक्सटेंशन हो रखा है, और ये वाला जॉइंट क्या हो रखा है, डिस्टल वाला मुड़ रखा है, सिर्फ ये वाला। इसका मतलब क्या हो रखा है कि इसका फ्लेक्शन हो रखा है, और इनका क्या हो रखा है, एक्सटेंशन हो रखा है। तो इसको हमने क्या बोला, स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोला। हाइपर एक्सटेंशन यहां तक, फिर इस वाले जॉइंट का क्या हुआ, फ्लेक्शन हुआ, तो हाइपर फ्लेक्शन। अब बॉटनियर डिफॉर्मिटी में पहले तो हमने ये वाला जॉइंट देखा जो डिस्टल वाला था, अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जॉइंट ऐसे मुड़ जाता है, तो मतलब इसका फ्लेक्शन हुआ, तो मतलब प्रॉक्सिमल जो जॉइंट है, जो पास वाला जॉइंट है, उसका फ्लेक्शन हुआ, और ये दोनों तो स्ट्रेट हैं, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, जिसको हमने क्या बोला, बॉटनियर डिफॉर्मिटी बोला। वही प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का क्या हुआ, फ्लेक्शन हुआ, और डिस्टल वाले का क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। जेड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी मेनली थंब में, मतलब जो थंब का नॉर्मल शेप रहता है वो पूरा टेढ़ा हो जाएगा। अल्नर डेविएशन देखने को मिलेगा, ठीक है, एक तरफ हाथ ऐसे मुड़ जाएगा। रिस्ट में साइनोबाइटिस होगा, यहाँ पर साइनोबाइटिस आपको मतलब देखने को मिलेगा, जिसमें वही कार्पल टनल सिंड्रोम, ऐसा ध्यान रखता है कि हाँ मीडियल नर्व में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन हो क्यों रहा है, एक्चुअली देखो साइनोवियल फ्लूइड है एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें ही कोई डिफॉर्मिटी हो रही है तो फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन रहता है वो इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि जो आसपास की जो नर्व्स रहती हैं उनमें प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब वो दबने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, मीडियल नर्व प्रेशर
बढ़ेगा, जिसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल्स ये वाले जॉइंट्स रहते हैं ना, कार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल्स, फिर ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हुए, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मतलब ऑल ओवर बॉडी में जितने भी जहां पर भी जॉइंट्स आ रहे हैं उन सब का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जिसके हमने अलग अलग नाम रख दिए हैं। लेटरल डेविएशन ऑफ टोज, मतलब एक तरीके से ये पैर मानो, ठीक है, ये हमारे पैर हैं, और ये वाला जो पार्ट है वो मीडियन वाला पार्ट है, मतलब जो शरीर के करीब है, और ये वाला पार्ट क्या है, दूर, तो लेटरल डेविएशन हो जाएगा। मतलब लेटरल ये वाला पार्ट होता है और मीडियन ये वाला पार्ट होता है, तो ऐसा डेविएशन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलस वेल्गस डिफॉर्मिटी, जो आप अभी सर्जरी में भी पढ़ोगे। और इसको ट्रीट करने के लिए नॉर्मल सा बता दिया कि हाँ बनियन स्प्लिंट का यूज किया जाता है, ठीक है, बनियन स्प्लिंट का यूज किया जाता है। फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ बिग जॉइंट्स, मतलब जो जॉइंट्स बड़े हैं, जैसे घुटने वाला जॉइंट हो गया, अगर वो एक तरीके से यूं मुड़ गया तो जो पेशेंट उसको वापस सीधा करने में प्रॉब्लम आती है, समस्या होती है, मतलब जो मुड़ गया जॉइंट से वो लगभग फिक्स हो जाता है, ठीक है। फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ बिग जॉइंट्स, या फिर पॉप्लेटियल सिस्ट हो जाएगा, या फिर बेकर्स सिस्ट हो जाएगा। सिस्ट यानी गांठ। अब वही पॉप्लेटियल क्या है, जो मेनली हमारा घुटना है, ठीक है, ये तो आगे वाला पार्ट है जहां पर पटेला बोन रहती है, उसकी पीछे वाला जो पार्ट रहता है ना, जो हल्का सा दबा हुआ रहता है, वहां पर क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर फ्लूइड का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये तो हमने मेनली किसके देखे, जॉइंट्स के देखे। अब जॉइंट्स के अलावा कहाँ कहाँ पर क्या डिफॉर्मिटी आती है, क्यों आ रही है, क्योंकि पूरे सिस्टम में ऑटो इम्यून डिजीज हुई है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर बॉडी में। तो अलग अलग जॉइंट्स के अलावा भी वो अलग अलग पार्ट्स को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। तो अगर वो स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या दिखेंगे, गांठें दिखेंगे, नोड्यूल्स दिखेंगे, रिमोटाइड, जिसको हमने क्या बोल दिया, रिमोटाइड नोड्यूल्स बोल दिया, मतलब पी साइज की रहती है या फिर वॉलनट साइज की रहती है। और मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक्सटेंसर सरफेस। एक्सटेंसर सरफेस देखें, ये वाला तो हमारा क्या होता है, फ्लेक्शन सरफेस होता है। क्यों, क्योंकि ये जो एल्बो रहती है उसको मुड़ाने के काम आ रही है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फ्लेक्शन सरफेस हुआ। और ये वाला पार्ट होता है हमारा एक्सटेंसर सरफेस। अब एक्सटेंसर सरफेस कैसे, क्यों, क्योंकि ये जो एल्बो है इसको स्ट्रेट करने के काम आ रही है, एक्सटेंड करने के काम आ रही है। तो मेनली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको एल्बो के साइड में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नोड्यूल देखने को मिलेगा, एक्सटेंसर सरफेस में देखने को मिलेगा, फिंगर में देखने को मिलेगा, रिस्ट में देखने को मिलेगा, या फिर ऑसिपिटल रीजन जो ब्रेन के पीछे वाला पार्ट रहता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। वेस्कुलाइटिस, वही वेसल्स। अगर सीवियर रिमेटेड अर्थराइटिस है तो मतलब फ्लूइड जो एक्यूमुलेशन है वो इतनी मात्रा में अलग अलग जगह बढ़ गया है कि जो वेसल्स हैं उस पर भी क्या होगा, प्रेशर आएगा, जिस वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। लंग में हुआ तो प्लूरल इन्फ्यूजन होगा, वही फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में क्या, वही कार्पल टनल, मतलब जो अलग अलग नर्व्स जहां जहां सप्लाई करती हैं जॉइंट्स को, और वहां पर फ्लूइड बढ़ा हुआ है तो वहां की नर्व क्या रहेगी, प्रेशर में आ जाएगी, तो वहां की उसको क्या हो जाएगी, पैथी हो जाएगी। जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ, जो उंगलियों में अभी मीडियन नर्व जो पास करती है, वही पैरों में जो नर्व पास करती है, टार्सल टनल सिंड्रोम हुआ। पेरीफेरल न्यूरोपैथी हुआ, वहां की जो न्यूरॉन्स रहेंगी, वहां की जो नर्व्स रहेंगी पेरीफेरल वाली, उसमें प्रेशर आने की वजह से हो जाएगा, या फिर टीबियल नर्व कंप्रेशन हो जाएगा। अब यही चीज अगर आईज में मैनिफेस्ट हो रही हैं कि भाई आई में ऑटो इम्यून डिजीज जो ऑल ओवर सिस्टम में आई में क्या इम्पेक्ट करेगा, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, जो स्क्लेरा रहती है हमारी आई का जो व्हाइटिश पार्ट रहता है, वहां पर क्या आएगा, इन्फ्लामेशन आएगा। या फिर सेजोग्राम सिंड्रोम, ये एक तरीके से ध्यान रखने वाली चीज है, ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं जो आते हैं एग्जामिनर कि भाई ये सेजोग्राम सिंड्रोम है क्या। इसमें तो मेन चीज हमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो क्या कि इसमें जो आंख रहती है उसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, मतलब ड्राइनेस ऑफ आई, और एक ट्रायड रहता है इसका, जिसमें तीन चीजें आती हैं, स्क्लेराइटिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो सजनग्राम सिंड्रोम देखने को मिलेगा, स्क्लेराइटिस देखने को मिलेगा, और एपी स्क्लेराइटिस देखने को मिलेगा। और यही चीज अगर ऑटो इम्यून हमारे जो ऑल ओवर ब्लड में हो रही है तो एनीमिया, ठीक है, मतलब जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा मात्रा में रहेगा और फॉर्मेशन भी इसका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर दोनों ही देख ली कि भाई जो ऑटो इम्यून डिजीज हुई है वो मेनली बोन्स पे क्या इम्पेक्ट कर रही है, जॉइंट्स पे क्या इम्पेक्ट कर रही है, और उसके अलावा जो अदर पार्ट्स हैं बॉडी के, लंग्स हुआ, आई हुआ, ब्लड हुआ, उनमें क्या इम्पेक्ट किया, ठीक है। अब इस चीज को पता करने के लिए हम क्या क्या करते हैं,
सीबीसी नॉर्मल सा है जो हमें लिखना रहता है, हर उसमें हम लिख देते हैं। ईएसआर और सीआरपी है क्या? मेनली ये इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बोलते हैं। मतलब जहां पर भी इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको ये दोनों बढ़े हुए ही मिलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं, और सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रहते हैं जो हमेशा आपको बढ़े हुए मिलेंगे जब जब भी इन्फ्लामेशन रहेगा। आर फैक्टर क्या है? आर फैक्टर ये है कि एंटीबॉडीज, खुद की बॉडी के अगेंस्ट जो हमारी मतलब खुद की बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बन रही है वो हमें ब्लड में देखने को मिलता है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, आर फैक्टर नाम दे दिया। ठीक है, अब एसीपी और एसीसीपी क्या है? एंटी साइक्लिसाइट्रोलिनेटेड पेप्टाइड। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब अगर आप नहीं करवाते तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को रोमेटाइड अर्थराइटिस है या नहीं है। तो इसमें क्या रहता है, पेप्टाइड या फिर प्रोटीन जो बोल लो। अब प्रोटीन अपना नॉर्मल बॉडी में जो रहता है वो आर्जिनिन रहता है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, सिट्रुलिन बोल दिया। अब इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, तो वो किसके अंदर जाता है, रोमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एसीपी और एसीसीपी हुआ। रेडियोलॉजिकल इमेजिनेशन करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में क्या होता है कि भाई जो सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं उसमें क्या देखने को मिलेगी, आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जो मेनली कौन सा, ग्रेइश कलर का देखते हैं। जो हम एक्सरे देखते हैं तो उसमें जो ब्लैक पार्ट हमें दिखता है तो वो तो एयर का दिखता है, ठीक है, और बोन जो दिखती है वो व्हाइट पार्ट की दिखती है, व्हाइट कलर की दिखती है। लेकिन जो बीच में ग्रेइश दिखता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज बोलते हैं। और जो उसमें क्या देखने को मिलेगी, हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जॉइंट का जो स्पेस रहता है बीच का वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फ्लूइड है उसमें ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। और बॉन्ड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। लगातार ऐसे कहीं पर भी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहना चाहिए जॉइंट का वो नहीं रह पा रहा है, कुछ अलग रह रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो बोन रहेगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको इरोजन देखने को मिलेगा, बार बार टकराने की वजह से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें एक क्राइटेरिया देखने की जरूरत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली रोमेटाइड अर्थराइटिस का क्राइटेरिया आता है ये, ठीक है, जिसमें एसीआर या फिर यूलार क्राइटेरिया बोलते हैं। एसीआर को अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी या फिर यूलार को क्या बोलते हैं, यूरोपियन लीग अगेंस्ट रूमेटिज्म। अब इसमें क्या नंबरिंग देखी जाती है वो चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, सीरोलॉजी देखेंगे, वही कि जो ब्लड में एंटीबॉडीज का क्या फॉर्मेशन हुआ है नहीं हुआ। एक्यूट फेज रिएक्टेंट, वही कि इंफ्लामेटरी मार्कर्स कौन कौन से, वही सीआरपी और ईएसआर। और ड्यूरेशन मतलब कितना वक्त हो गया है उस चीज को हुए, वही क्रोनिक है कि नहीं है। ठीक है, तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में हम स्कोर क्या देखते हैं, अगर लार्ज है तो हम मेनली इसको 0 से मानते हैं। क्यों? क्योंकि रोमेटाइड अर्थराइटिस मेनली छोटे जोड़ों से शुरू होती है। 2 से 10 हुआ लार्ज जॉइंट तो 1 माना, 1 से 3 स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व हुए तो उसका स्कोर 2 गया, और 4 से 10 हुए स्मॉल जॉइंट तो इसका स्कोर क्या गया, 3 गया, और 10 से ज्यादा स्मॉल जॉइंट हुए तो सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या रहता है, 5 रहता है। सीरोलॉजी, वही ब्लड सीरम से के थ्रू पता करना कि ऑटो एंटीबॉडीज है कि नहीं, जिसमें आर फैक्टर हुआ, एसीपी हुआ। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो उसको व्यक्ति को रोमेटाइड अर्थराइटिस नहीं है। और अगर लो पॉजिटिव है तो 2 नंबर पे जाएगा, और अगर हाई पॉजिटिव है तो इसका हाईएस्ट क्या है, 3 है। ठीक है, अब ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं वही ईएसआर और सीआरपी दोनों ही नॉर्मल है, भाई इन्फ्लामेशन ही नहीं है तो वो 0, और अगर बड़े हुए हैं तो 1। ठीक है, और ड्यूरेशन क्या है, अगर 6 वीक से पहले के सिम्टम्स अगर हैं तो 0, अगर 6 वीक से भी ज्यादा वो सिम्टम्स परसिस्ट कर गए तो वो 1। तो मतलब जो व्यक्ति रहता है उसको स्कोरिंग के थ्रू हम आइडिया लगाते हैं कि किस लेवल का रोमेटाइड अर्थराइटिस है या फिर है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये नंबरिंग ज्यादा मिल रही है तो मतलब हाँ वो व्यक्ति रोमेटाइड अर्थराइटिस है और उसको काफी समय हो गया है। और अगर 0 पे रह रही है या फिर 1 पे रह रही है तो मतलब वो कोई और चीज या फिर कोई और इन्फेक्शन हुआ है उस व्यक्ति को, रोमेटाइड अर्थराइटिस नहीं है। तो हमारा ये टॉपिक था रोमेटाइड अर्थराइटिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर अल्टरनेट ईयर में आता है। इस साल हमारे नहीं आया तो हो सकता है कि आगे 2021 वाला बैच हुआ या फिर आने वाले जो भी बैचेस हैं उसमें ये चीज आ सकती है, क्योंकि मेनली आम बात के साथ रोमेटाइड अर्थराइटिस पूछ लिया ही जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था रोमेटाइड अर्थराइटिस। रोमेटाइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट रह गया था तो मैं बता देती हूँ क्या है रहता है इसका ट्रीटमेंट। पहले तो हम नॉर्मली क्या देंगे, उसको एनएट्स देंगे। ठीक है, और साथ में मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, डीएमएडीज।
डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रेमेटॉइड ड्रग, जिसमें क्या क्या आता है। सारी ड्रग्स पॉसिबल नहीं रहता कि हम याद रख लें, बट एक बार आंखों के सामने से निकाल लेते तो चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान रहती है हमें, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज है, नहीं रह पाता ध्यान। हाइड्रोक्लोरोक्विन देंगे, गोल्ड थेरेपी देंगे, डी पीने सिलेमाइड देंगे, सल्फा सलेजाइन देंगे, या सबसे इंपॉर्टेंट है मीथोट्रेक्सेट, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, जो मेनली वंस इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में एक बार दी जाती है। कितनी? 7.5 to 10 mg दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट रहता है हिपेटोटॉक्सिक, लीवर के लिए ये सही नहीं रहती। तो इसके साथ इस चीज को वो करने के लिए, कम करने के लिए, टॉक्सिक ना रहे लीवर के लिए, तो हम साथ में क्या देते हैं? फॉलिक एसिड देते हैं, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे, और लास्ट में क्या देंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देंगे। तो मेनली हमें मेडिसिन के कुछ कुछ नाम ध्यान रहनी चाहिए, और ऑब्वियस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे तो एंटीबॉडीज का भी फॉर्मेशन नहीं रहेगा, और साथ में क्या देंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे।